नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर है जयपुर से, जहां सीएम अशोक गहलोत के घर पर विधायकों की बैठक के बाद सभी विधायकों को बस में बिठाकर होटल ले जाया गया है। इन विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बस में सवार होकर होटल गए हैं। इससे पहले विधायक दल की बैठक में 107 विधायकों के पहुंचने और सीएम गहलोत को समर्थन का दावा किया गया। इन विधायकों में आपको बता दें कि इन्हें बसों में बिठाया गया, 4 बसों में इन्हें बिठाया गया है और होटल ले जाया जा रहा है। बस में सवार विधायकों ने भी गहलोत का समर्थन किया है और सरकार पर खतरा टलने की खुशी में विक्ट्री साइन दिखाया है। तो तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब ये सारे विधायक सीएम आवास से बाहर निकले बस में सवार होकर और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। रवानगी से पहले होटल की तरफ जब इनकी बस रवाना हो रही थी, उससे पहले इन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया और फिर थोड़ी देर में इनकी बसेस चल पड़ी। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान में 5 तस्वीरें बहुत अहम है। पहली तस्वीर है विधायकों की बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत के शक्ति प्रदर्शन की, जिसमें वो विक्ट्री साइन दिखाकर बहुमत का दावा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में बैठक में मौजूद विधायक नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में 107 विधायक मौजूद थे। और तीसरी तस्वीर है गहलोत के घर से बस से होटल ले जाए जा रहे विधायक की। उधर सचिन पायलट को अभी 17 विधायकों के ही समर्थन की बात कही जा रही है और इस बीच ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट को मनाने के लिए दखल दिया है। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से ही अरुण जुड़े हैं, साथ ही भवानी भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। अरुण, जरा पहले बता दीजिए अपडेट क्या आ रहा है, पहुंच चुका है काफिला होटल तक? देखिए, हमारे पीछे जो एक प्राइवेट होटल है, इसमें 4 बसों और कुछ एसयूवी गाड़ियों में भर करके जो कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि 109 विधायक, कांग्रेस पार्टी के 95 के आसपास के विधायक और बाकी निर्दलीय और अन्य पार्टियों के विधायक जो उसकी मीटिंग में अशोक गहलोत के आधिकारिक आवास पर पहुंचे थे, वही सारे मेरे पीछे ये जो आप देख सकते हैं कि पुलिस का सख्त पहरा है। पुलिस यहाँ किसी भी प्राइवेट गाड़ी को नहीं जाने दे रही, यानी वो होटल पूरी तरह से बाहर के लोगों और मीडिया के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ अशोक गहलोत हैं, दिल्ली से आए पर्यवेक्षक हैं और पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं। यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं अशोक गहलोत को जिन विधायकों का समर्थन उनके पास था वो बदस्तूर जारी रहे। और ये जो बारिश हो रही है प्रीति, एक तरह से अशोक गहलोत के लिए राहत भरी बारिश है। और जो तापमान, सियासी तापमान जयपुर का काफ़ी चढ़ा हुआ था पिछले कुछ वक्त से, उसको कम से कम अशोक गहलोत ने, जिनको सियासी जादूगर कहते हैं, अपने जादू से उसको नीचे वो लाने में सफल हुए हैं। फिलहाल अशोक गहलोत की जो सरकार है वो बची हुई है, न सिर्फ बची हुई है बल्कि बहुमत में है। और सचिन पायलट ने जो कोशिश की थी एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया मॉडल दोहराने की, उसमें वो बुरी तरह से फिलहाल असफल रहे हैं। आगे क्या होगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्या अशोक गहलोत और केंद्रीय नेतृत्व दोनों सचिन पायलट को वो सम्मान देने के लिए तैयार हो जाएंगे जो पहले था? क्या वो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? क्या उनका रसूख और ज्यादा बढ़ेगा अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद वो वापस आते हैं पार्टी में तो? या फिर वो नाराजी रहेंगे और कोई दूसरा विकल्प चुनते हैं? ये सवाल कई हैं, लेकिन हासिल ये है सवाल आप उठा रहे हैं ना अरुण, इसका जवाब हम ले लेते हैं। बहुत सारी जानकारियां भवानी के पास भी आ रही है। भवानी, अशोक गहलोत ने गणित फेल कर दिया सचिन पायलट का, लेकिन अभी भी उनके पास मौका है कि वो कांग्रेस पार्टी में ही रहे और आगे मिलकर सरकार चलाने में इसी तरह से भागीदारी निभाते रहें। लेकिन सचिन पायलट का स्टैंड क्या हो सकता है, क्योंकि लगातार पॉलिटिकल घटनाक्रम बदल रहे हैं, न सिर्फ बदल रहे हैं, बड़े तेजी से बदल रहे हैं। देखिए प्रीति, पहले तो हम जिस होटल के बाहर खड़े हैं उसका नाम है फेयरमाउंट। ये फेयरमाउंट होटल वो है जिसमें सुबह ईडी और इनकम टैक्स ने रेड दी है। और इस वक्त मैं कोशिश करूंगा तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कि फेयरमाउंट के बाहर कुछ गाड़ियां इनकम टैक्स और ईडी के अफसरों की है। और इस वक्त ईडी, हमारी जो सूचना है, और जो ईडी और इनकम टैक्स के अफसर इस वक्त होटल के अंदर है। और आप देखिए विडम्बना कि एक तरफ ईडी और इनकम टैक्स इस होटल के अंदर जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस की, कई सारे मामलों की, पैसों को लेकर। उसी वक्त कांग्रेस के विधायकों को इसी होटल के अंदर 100 से ज़्यादा MLAs को यहाँ लाया गया, रखा जा रहा। ये होटल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी होटल मानी जा रही है। और जो इन पे रेड हुई थी, अब क्योंकि इसके पीछे कई पॉलिटिकल रेड, सुबह जिस तरीके से आनंद फानन में कई जगह पर रेड हुई, उसमें अशोक गहलोत के नज़दीकियों पर रेड हुई है। तो अब
आप तो मानिए कि बीजेपी इसके जो political दबाव meaning बनाने क्या की है? कोशिश इन छापों के जरिए कर रही थी, वो कोशिश शाम होते होते बहुत बदल गई है। उसके असर कुछ भी हो, लेकिन नतीजे ये हैं कि अभी अशोक गहलोत की सरकार बची हुई है। इधर खबर ये आ रही है कि सचिन पायलट को लेकर बहुत ज्यादा मंथन कांग्रेस में हुआ है और आज शाम को सचिन पायलट खुद बयान जारी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच समझौते के फॉर्मूले पर सहमति बनी तो आज शाम को सचिन पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है। फिलहाल कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के आपसी टकराव की वजह से राजस्थान कांग्रेस में आए सियासी संकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चिंता जाहिर की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने कहा है कि पार्टी में पिछले कुछ सालों से कुछ ही नेताओं को तरजीह दी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व को देखना होगा कि कांग्रेस में लोग खुद को उपेक्षित महसूस न करें। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो हो रहा है, ये पार्टी जा कहाँ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट जी का जो भी इस समय आधार है जनमानस में और पार्टी में, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। तो ये मैं समझता हूँ कि सचिन पायलट जी को सोचना होगा कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले वो काफ़ी सोच विचार करें। उनके पिता राजेश पायलट जी भी सही पूरे कांग्रेसी थे और जो भी लेगेसी आज उनको मिली, उनके पिता से मिली है, तो सोच विचार करें और बातचीत चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सचिन पायलट जी कांग्रेस में ही रहेंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि कौन सा ऐसा कारण है कि कांग्रेस पार्टी से जितने सालों से जुड़े हुए लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं या छोड़ने के लिए सोचते हैं। एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में कि पार्टी का नेतृत्व जो है वो जब देने लगता है तो एक ही व्यक्ति को, एक ही नेता को या उसके ग्रुप को ही सब कुछ मिलता जाता है और दूसरे लोग इग्नोर हो जाते हैं। और ये केवल राजस्थान या मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि सारे देश में है कि कई ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस जन हैं जो उपेक्षित महसूस करते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उसको देखना होगा। और कांग्रेस ने इस बीच दावा किया है कि राजस्थान विवाद में राहुल गांधी ने गहलोत और सचिन पायलट दोनों से बात की। राजस्थान पहुंचे कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के मुताबिक राहुल गांधी ने सुरजेवाला के फोन से सीएम अशोक गहलोत से बात की। यही नहीं, राहुल सुबह सचिन पायलट के भी संपर्क में थे और यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को साफ संदेश दिया गया है कि उनकी वापसी के सारे रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। अरुण, ये जो सारे रास्ते खुले हुए हैं और अभी अनिल शास्त्री का वो स्टेटमेंट मैं दोहराना चाहूंगी जिसमें वो कह रहे हैं कि उपेक्षित महसूस ना करे कोई भी नेता। क्या 2003 में जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की, मध्य प्रदेश में 2004 में सीधे राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2004 में बन गए, उसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर बन गए 32 की उम्र में, फिर पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए 36 की उम्र में और अभी हाल में हमने डेप्यूटी सीएम बना के वो देखा कांग्रेस पार्टी के जरिए सचिन पायलट को, क्या इसे उपेक्षा माना जाए? देखिए, पार्टी को लगता है कि उसने सचिन पायलट को बहुत कुछ दे दिया है, बहुत सारे नेताओं को लगता है कि बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन उनके सपने बड़े हैं। उनको जब प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया था तब उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि पार्टी को बहुमत दिला देंगे वो। और उनको लगता है कि जो उन्होंने 4 साल तक राजस्थान में रह के खाक छानी उसका उनको पुरस्कार नहीं मिला। उनको ये लगता है सचिन पायलट को कि अशोक गहलोत तो दिल्ली में थे, संगठन महासचिव थे, राहुल गांधी के साथ वो पूरे देश का दौरा कर रहे थे। राजस्थान की सड़कों की खाक तो मैंने छानी, मेहनत मैंने की और मेरा बड़ा वोट बैंक है, मैंने पार्टी को सत्ता में लाया और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने वो तस्वीर खिंचवा करके और ट्विटर पर डाला था जिसमें अशोक गहलोत को कमान भले दी गई थी लेकिन सचिन पायलट को भी इज्जत दी गई थी। अब सचिन पायलट को अगर ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत 1 साल का जश्न होता है, उनके मंत्रालय या उनका नाम नहीं होता, विज्ञापन छपते हैं उसमें सचिन पायलट की तस्वीर नहीं लगती, उनके अधिकारियों के तबादले जहां वो चाहते नहीं होता, उनके मंत्रालय को तवज्जो नहीं दी जाती, उनके लोगों को संगठन में, हालांकि वो अध्यक्ष हैं फिर भी सरकार में तवज्जो नहीं दी जाती। अगर उनको ऐसा लगता है तो उन्होंने उसी का प्रदर्शन किया है और कोशिश उन्होंने कई बार की थी कांग्रेस आलाकमान से बात करने की, लेकिन कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत के पक्ष में ज्यादा है।
सचिन नहीं, पायलट लेकिन को खोना सच्चाई नहीं है चाहता, अरुण, उनको पार्टी में- एक सच्चाई देखिए, नंबर गेम से राजनीति चलती है और इस नंबर गेम में अभी 17 का ही आंकड़ा पार कर पाए हैं सचिन पायलट। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस वक्त राजस्थान में विधायक किनके साथ हैं और किनके साथ नहीं है, बिल्कुल साफ लकीर है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को हटाकर रघुवीर मीणा को कमान सौंपी जा सकती है। रघुवीर मीणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं और आज मुख्यमंत्री के घर हुई विधायकों की बैठक में उनकी बड़ी भूमिका थी। भवानी हमारे साथ है। भवानी, ऐसा हो पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या सचिन पायलट की वापसी हो पाएगी? मतलब अभी तक रुखसती नहीं हुई है, क्या वो आएंगे ऐसी स्थिति में? प्रीति, पहले तो ये संकट खड़ा हुआ उसकी 50% से बड़ी वजह अकेली पीसीसी प्रेसिडेंट का पद है। जहां से सचिन पायलट को हटाना चाहते थे, वहीं से सारा विवाद शुरू हुआ था 6 महीने पहले, जब सोनिया गांधी से अशोक गहलोत ने साफ कह दिया कि पीसीसी प्रेसिडेंट से सचिन पायलट को हटाए। उसके बाद में सचिन पायलट नाराज हुए, तब पार्टी हाईकमान ने होल्ड किया था मामला कि बाद में बैठकर मामला सुलझाया जाएगा। मामला सुलझा नहीं, उलझता गया और अशोक गहलोत ने ये ठान लिया था कि किसी भी कीमत पे सचिन पायलट को पीसीसी का प्रेसिडेंट नहीं रहने देंगे। पीसीसी का प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि क्योंकि राजस्थान में पार्टी सत्ता में है, तो पीसीसी का प्रेसिडेंट अगर कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, मंत्रिमंडल विस्तार होता है, बड़े फैसले होते हैं, उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भागीदारी होती है। अशोक गहलोत किसी भी कीमत पे सचिन पायलट के साथ वो भागीदारी शेयर करने को कतई तैयार नहीं थे। पायलट चाहते थे कि उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में तवज्जो मिले, बाकी जगह मिले। अब ये झगड़ा चला रहा था, इसी वजह से सारा संकट खड़ा हुआ। अब अशोक गहलोत ने ठान लिया है कि वो पीसीसी का प्रेसिडेंट बदलेंगे। रघुवीर मीणा जिसका माना जा रहा है कि वो नए पीसीसी प्रेसिडेंट हो सकते हैं, उसकी 3 बड़ी वजह। एक तो अशोक गहलोत के सबसे करीबी हैं वो। देखिए दूसरे, भवानी, वो दलित आपने नेता भी है। एक लाइन बोली कि अशोक गहलोत ने ठान ली है, लेकिन ठानने से राजनीति नहीं चलेगी। इसमें तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिसको पार्टी के भीतर आपसे विरोध भी है, उसके भी विरोध खत्म करते हुए आपको उसको साथ में लेकर आना पड़ेगा, जिसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी के आलाकमान कर रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि शाम को सचिन पायलट की तरफ से क्या कहा जाता है उस पर हमारी निगाहें और अपडेट्स भी देंगे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहेगा। इधर सियासत में बगावत दरअसल यूं ही अचानक नहीं होती है, ये हम सब इस बात से वाकिफ हैं। सालों पुराने रिश्तों की दीवार अगर टूटती है तो उसके पीछे अतीत की वजह भी होती है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के वर्चस्व की जंग ही असल में वो वजह है जिसने राजस्थान की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया। इस सियासी भूचाल के एपिसेंटर को समझने के लिए अतीत की कुछ कहानियों से भी पर्दा हटाना जरूरी है। मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे? अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को एक अलग रूम के अंदर लेकर गए और क्योंकि कल विधायक दल की बैठक तय कर ली की बैठक होगी, उससे पहले कोशिश की जा रही है कि दोनों को एक साथ बैठाया जाए। राजनीति में रंजिशों की पर्दादारी बहुत दिनों तक नहीं रहती। कभी न कभी बगावत का बुलबुला फूटता है और तस्वीर राजस्थान की राजनीति जैसी बन जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जो सियासी घमासान चल रहा है, वो उसी कहानी का हिस्सा है जिस कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब साल 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। साल 2018 खत्म होने को था। राजस्थान में चुनावों की तैयारियां चल रही थी, लेकिन चुनावों से ठीक पहले टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में घमासान छिड़ गया। यह घमासान किसी और के बीच नहीं, बल्कि इस घमासान के केंद्र में थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट। पार्टी का युवा चेहरा होने के नाते यह माना जा रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, लेकिन अशोक गहलोत के सियासी अनुभव और महत्वाकांक्षा की बदौलत पायलट इस रेस में बहुत पीछे छूट गए। ये वही सचिन पायलट थे जिन्होंने राजस्थान के चुनावों में भरी दोपहरी मेहनत की थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनके सियासी रसूख को कम किया जाने लगा। सचिन पायलट के गुस्से की शुरुआत भी यहीं से होती है। जो अफवाहें चल रही थी कि कांग्रेस में फूट है, वो जो बीजेपी का षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश भी पिछले 2 महीने में हो चुका है। हम सब एक मैदान में एक साथ उतर रहे हैं चुनाव के अंदर।
चुनाव सचिन पायलट जी भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, चुनावों के बाद जब कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आ गया, उस वक्त भी गहलोत और पायलट के बीच चल रही तकरार खुलकर सामने आई। वजह थी पार्टी में चल रही ऐसी गुटबाजी जो अपने अपने नेताओं को राजस्थान के सत्ता के शीर्ष पर देखना चाहती थी। राजस्थान में दोनों नेताओं का अपना अपना गुट है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट मध्य प्रदेश का सीएम बनना चाहते थे। विधानसभा चुनावों के दौरान सचिन पायलट ने खासी मेहनत की थी। समर्थक सचिन पायलट को सीएम के तौर पर देखना चाहते थे। युवा नेता होने के बावजूद राजस्थान कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। कांग्रेस आलाकमान का लगातार अशोक गहलोत को तरजीह देना, ऐसी तमाम वजहों ने सचिन पायलट के लिए उस बगावत की नींव रखी थी जो पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पड़ चुकी थी। इतना ही नहीं, ये तकरार हर किसी के सामने उस वक्त ही आ गई जब सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान के उस फैसले से नाराज हो गए जिसमें अशोक गहलोत को एक बार फिर राजस्थान की सत्ता सौंपी जानी थी। इस दौरान कई घंटों तक चली लुका छिपी और तनातनी के बाद सचिन पायलट को मनाया जा सका था। तब सचिन पायलट को शांत कराने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम का पद सौंपा गया था। मैं इस मुबारक मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि मैं और मेरे साथी सचिन पायलट जी और तमाम हमारे जो मंत्रिमंडल साथी बनेंगे, हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप गुड गवर्नेंस देंगे राजस्थान के अंदर। ये तो बात रही अतीत की उस कहानी की जिसने इस झगड़े की नींव रखी। अब उन हालात को भी समझना जरूरी है जो राजस्थान की सियासत में जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट बीते 6 साल से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब गहलोत अपने भरोसेमंद आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां भी करना चाहते हैं। लेकिन अड़चन ये कि सरकार और संगठन में नियुक्ति कांग्रेस समन्वय समिति की बिना मर्जी के नहीं हो सकती। इस समन्वय समिति में सचिन पायलट भी सदस्य हैं, जिसके चलते गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार मनमाफिक नहीं कर सकते हैं। सचिन पायलट सरकार और संगठन में अपनी टीम की हिस्सेदारी चाहते हैं और गहलोत अहम पदों पर अपने विश्वास पात्र रखना चाहते हैं। राजस्थान में जब सरकार बनी थी तभी से गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस आलाकमान ने तब जैसे तैसे हालात संभाल लिए थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच खेमेबंदी और अपनी ताकत बढ़ाने का शीत युद्ध कोरोना काल में भी चलता रहा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से, जहां अहमदाबाद में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव मिला है। पश्चिम परिवार वालों ने विधायक देवेंद्र रॉय की हत्या का शक जताया है। दावा है कि विधायक को मारकर उनके शव को लटका दिया गया। देवेंद्र नाथ रॉय की पत्नी ने बताया कि रात को विधायक को कोई बुलाकर ले गया था और सुबह उनका शव बरामद किया गया। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दिनाजपुर से विधायक का शव मिलने के मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। राहुल सिन्हा ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया है। विधायक की मौत से गुस्साई बीजेपी ने कल उत्तर बंगाल बंद की घोषणा की है। हमारे साथ आशिका हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। आशिका, जुड़ेंगी उससे पहले एक बार फिर से आपको ये पूरी खबर बता दें। दरअसल बीजेपी विधायक की संदिग्ध हालात में मौत हुई है और इसका आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है। उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का विधायक देवेंद्र नाथ राय को आज सुबह हत्या किया गया और ये साजिश है। पूरी कल्पित हत्या कांड घटाया गया और इस हत्याकांड का साथ तृणमूल कांग्रेस इसमें शामिल है। तृणमूल कांग्रेस इस हत्याकांड का पीछे है। पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव फंदे से लटका मिला और इसके बाद हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में पूरा मामला उलझता चला गया। देवेंद्र नाथ रॉय के घरवालों का इल्जाम था कि हत्या का मामला है, जबकि रायगंज के एसपी ने मामले को सामने से आकर पूरी तस्वीर ही बदलती हुई देखी। पुलिस अफसर के मुताबिक देवेंद्र नाथ के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है।
Investigation and talking to people, we found out that there was a suicide note in his pocket where he has accused few people of his death, and the family people have identified the handwriting as that of the deceased MLA, and we are looking into all angles. Prima facie, it seems to be a case of suicide. बंगाल में बीजेपी विधायक की मौत को आत्महत्या बताने पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। धनखड़ ने ट्वीट किया है, अहमदाबाद में विधायक के शव के लटके मिलने की घटना को पुलिस का आत्महत्या करार देना पूर्वाग्रह को दिखाता है। इसमें जांच का इरादा साफ नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जाए और इसमें बहुत पारदर्शिता बरती जाए। पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद में बीजेपी विधायक का शव मिलने की घटना की राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया कि ममता बनर्जी की राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर के अहमदाबाद से विधायक देवेंद्रनाथ रॉय की मौत से हत्या के आरोप समेत कई गंभीर सवाल उठते हैं। सच्चाई को सामने लाने और राजनीतिक हिंसा को खत्म करने के लिए पूरी तरह निष्पक्ष जांच की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में बीजेपी विधायक का शव मिलने की घटना को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसकी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया है, यह दिखाता है कि ममता सरकार में कानून व्यवस्था फेल हो गई है और गुंडा राज स्थापित हो गया है। बंगाल की जनता ममता सरकार को माफ नहीं करेगी। तो लगातार पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी नेता की हत्या को लेकर खुदकुशी जिस तरह से उन्होंने बताया और सुसाइड नोट मिलने की बात की जा रही। जब पुलिस सामने आई तो पुलिस ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सुसाइड नोट बरामद हुआ है। बीजेपी विधायक की मौत पर गुस्सा भड़क गया है बीजेपी में। बीजेपी ने उत्तर बंगाल में बंद का ऐलान किया है और इस बंद के ऐलान के साथ ही आशिका अपडेट के लिए जुड़ रही हैं। आशिका, कल बंद का ऐलान किया गया और क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उत्तर पश्चिम बंगाल में? जी देखिए, लगातार आरोप जो है बीजेपी की तरफ से, जो विधायक जिनकी मौत हुई है उनके परिवार की तरफ से ये लगाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। जिस तरह से जो तरीका अपनाया गया है, एक हाथ से रस्सी का एक सिरा जो है हाथ में और दूसरा सिरा गले में, तो इस तरह से परिवार का कहना है कि कोई भी सुसाइड नहीं कर सकता है। और वहीं बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, टीएमसी की तरफ उंगली उठाई जा रही है। पुलिस की बात करें या फिर टीएमसी की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से इसके घटना को आत्महत्या ही बताया जा रहा है। हालांकि राज्यपाल ने भी ट्वीट करके इस मामले की छानबीन जो है निष्पक्ष तौर पर करने की बात कही है। बिल्कुल आशिका, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर बंगाल में बीजेपी विधायक देवेंद्रनाथ की मौत पर टीएमसी ने कहा है कि पुलिस जांच के बाद घटना की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो लगातार ये मामला उठता हुआ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है और कल उत्तर बंगाल बंद का भी ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। बंगाल में बीजेपी विधायक देवेंद्रनाथ की मौत पर टीएमसी ने कहा है कि पुलिस जांच के बाद घटना की सच्चाई सामने आ जाएगी। इस बीच राज्यपाल ने भी साफ तौर पर ये संकेत दिए हैं कि उन्हें पुलिस की जांच करने पर संदेह है और ये जैसा कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस बात को भी लेकर बीजेपी में काफी गुस्सा है, जो सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी के नेताओं ने यह हत्या करवाई है। बंगाल में बीजेपी विधायक की संदिग्ध हालात में मौत पर बीजेपी ने ममता सरकार पर वार किया है। बीजेपी ने बंगाल में जंगल राज की बात कह दी है। कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई तो अज्ञात लोगों ने हत्या की, जबकि सब टीएमसी के घोषित गुंडे वहां पर हत्या कर रहे हैं। आज भी सरकार प्रयास कर रही है कि इस कृत्य को आत्महत्या में बदला जाए, जबकि रात को 1:30 बजे देवेंद्रनाथ राय जी को घर से उठाया और उठाकर फांसी पर लटका दिया। वहां पर माओवादी सक्रिय हो गए हैं। ममता जी ने माओवादियों को वहां पर खुली पनाह दी है और वो ये सरेआम धोस दपट हत्या लूट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी तरह जंगल राज है। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। देवेंद्र जी जो विधायक हैं, उनके साथ जिस तरह उनको मारकर लटकाया गया, उनकी हत्या की गई। बंगाल सरकार को सत्ता में रहने का 1 मिनट का अधिकार नहीं। अपने विरोधियों के खिलाफ साजिश करना, उनकी हत्या करना, ये बंगाल सरकार की आदत हो गई है और इसके खिलाफ कड़ा प्रतिरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी।
सीपीएम ने बंगाल में बीजेपी विधायक की संदिग्ध हालात में मौत को लेकर ममता सरकार पर हमला किया है। सीपीएम ने घटना की जांच की मांग की और ममता के राज को गुंडा राज बताया है। अगर बीजेपी का एमएलए का किसी का भी एमएलए का हत्या होना ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। ममता बनर्जी का राज में एक तो गुंडा राज है हर जगह में, ये गुंडागर्दी का क्या भूमिका इसमें हो सकता ये हम बता नहीं सकता, मगर सही ढंग से इंक्वायरी होना चाहिए। कौन अपराधी है उसको पकड़ना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए, ये हमारा मानना है। आशिका, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन और जानकारियां हैं उस पर बिल्कुल भी बीजेपी के नेताओं को यकीन नहीं है, इसकी वजह क्या है? और साथ ही जो पुलिस बात बता रही है उस पर टीएमसी को क्यों इतना भरोसा है कि पुलिस की जांच बिल्कुल सही दिशा में है? जी देखिए, पहले तो जो तरीका है वो सबसे पहले परिवार उसके ऊपर सवाल उठा रहा है कि अगर वो डिप्रेशन में थे या कुछ ऐसा था तो परिवार के लोगों को कैसे नहीं पता था। कई दिनों से फोन पर उनको धमकी मिल रही थी, अचानक रात को कोई उन्हें बुलाने आता है जिसके बाद वो जाते हैं और फिर उसके बाद उनका शव 20 बाजार लटका हुआ मिलता है और खुद उनके हाथ में ही रस्सी का एक सिरा, यानी कि ये माना जा रहा है, परिवार का ये कहना है कि नहीं ये हत्या नहीं है, उन्हें मारकर वहां पर लटकाया गया है। हालांकि पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंची, छानबीन शुरू की, वैसे ही थोड़ी देर में उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें तो जेब से एक सुसाइड नोट मिल गया जिसमें 2 लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं जिनको हत्या मौत के लिए दोषी ठहराया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो तरीका है और जिस तरह से वो परिवार ये भी कह रहा है कि अगर बाइक लेकर नहीं गए, पैदल गए तो पैरों में मिट्टी क्यों नहीं लगी थी, कीचड़ क्यों नहीं था, जबकि पूरा वो रास्ता जो है बारिश की वजह से वहां पर कीचड़ भरा हुआ है। सवाल और भी है, लेकिन इनको लेकर के, तरीके को लेकर के सबसे पहले ये सवाल उठ रहा है और बीजेपी के नेता किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है कि ये आत्महत्या हो सकता है। और इसमें अब उत्तर बंगाल बंद रहेगा तो देखना होगा कि बीजेपी की इस पूरे विरोध प्रदर्शन में टीएमसी किस तरह से अपने आप को पेश करती है। शुक्रिया आशिका। इधर भारत के कोरोना आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, जहां कोरोना के कुल मामले बढ़कर करीब 9 लाख हो गए हैं। देश में अब तक कोरोना मामलों का आंकड़ा 8,78,254 हो चुका है। वहीं इनमें 5,53,471 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 23,174 लोगों की जान गई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 3,01,609 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 2,54,000 के पार है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, जहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,38,000 के पार है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 3 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 1,12,000 को पार कर गए हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 41,000 के पार हो चुका है। वहीं 5वें नंबर पर कर्नाटक है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 39,000 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देश में पहले नंबर पर अमेरिका आता है, जहां अमेरिका में मरीजों की संख्या 33 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 18 लाख के पार हो गई है। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 9 लाख के करीब है। रूस चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 7 लाख पार कर गया है। वहीं पेरू 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,26,000 से ज़्यादा हो चुकी है। और अब खबर है पंजाब से। कोरोना को लेकर ही कोरोना काल में महामारी की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। पंजाब सरकार ने दफ्तरों, काम करने वाली जगहों और सार्वजनिक जगहों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोगों के मिलने जुलने पर सख्ती के साथ साथ रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं, जबकि आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। शादी जैसे मौकों पर अब केवल 30 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त मिलेगी। पहले ये संख्या 50 की थी और अब होटल और मैरिज पैलेस में भी पंजाब सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा था। तो इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अगर अब ऐसा होता हुआ देखा गया तो उन जगहों का, चाहे वो बात हो होटल की या फिर मैरिज पैलेस की, उनका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। तो सख्ती में दिख रही है पंजाब सरकार।